जी बच्चों, इस वीडियो में हम लोग आपकी यानी 6th क्लास की सोशल स्टडीज़ के चैप्टर नंबर 24, 25 और 26 हैं हिस्ट्री के बारे में, उनको क्विकली रिवाइज़ करेंगे। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन पे बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं चैप्टर नंबर 4, द ईस्ट इंडिया कंपनी। बच्चों, अंग्रेज़ जब बरसगीर में आए हैं, जब उन्होंने सब कॉन्टिनेंट को टेक ओवर किया है, तो ये सारा काम ओवरनाइट नहीं हो गया। यानी ऐसा नहीं होगा कि ब्रिटिश जो है वो आर्मी लेके एकदम उन्होंने अटैक किया सब कॉन्टिनेंट पे और इस पर कब्ज़ा कर लिया। नो, ब्रिटिश के आने का स्टाइल डिफरेंट था। जो हमारे शुमाली इलाकों की तरफ से जो इन्वेडर्स थे, लाइक मुगल्स थे या उससे पहले जो जिनको हम सलातीन दिल्ली कहते हैं, उनका बरसगीर में आने का स्टाइल डिफरेंट था। अंग्रेज़ों का स्टाइल उनसे डिफरेंट था। अंग्रेज़ जब बरसगीर में आए हैं तो वो तिजारत की गर्ज से आए और उन्होंने पहले पहल जो बरसगीर के यानी सब कॉन्टिनेंट के जो कोस्टल एरियाज़ थे, जो साहिली इलाके थे, वहाँ तिजारती कोठियाँ कायम की। बरसगीर जो है, सब कॉन्टिनेंट जो है हमारा, ये अपने स्पाइसेस के लिए, अपने सिल्क के लिए, अपने कॉटन क्लॉथ के लिए और इस तरह की बाज़ और चीज़ों के लिए दुनिया भर में मशहूर था। इसको हिंदुस्तान को, यानी मुत्तहिदा हिंदुस्तान था, पाकिस्तान, इंडिया में और बांग्लादेश, इसको सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। तो तिजारत की नीयत से यहाँ अंग्रेज़ आए हैं और अंग्रेज़ों के साथ साथ फ्रेंच भी थे, पुर्तगीज़ भी थे, लेकिन बाकी कौमों के अंग्रेज़ों ने कदम नहीं जमने दिए, अपने कदम जमा लिए। अब ये सारा काम किस तरह हुआ? इसका आगाज़ ये हुआ कि 31 दिसंबर 1600 को, यानी 31 दिसंबर 1600 वाले दिन चार्टर दिया गया क्वीन एलिज़ाबेथ फर्स्ट की तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी का। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो उसको तिजारत का चार्टर मिला। उन्होंने बरसगीर में, सब कॉन्टिनेंट में तिजारत शुरू की और यहाँ के हालात से भरपूर फ़ायदा उठाया। यहाँ के हालात क्या थे? मुग़ल एम्पायर कमज़ोर होती चली जा रही थी और बाज़ मुकामी कबाइल, बड़े बाज़ राजे, जिस तरह मराठे थे, राजपूत थे और इस तरह के जो ट्राइब्स थे, उन्होंने ताज दिल्ली के ख़िलाफ़ जो है वो बगावत शुरू की हुई थी। अंग्रेज़ों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अडॉप्ट की। कभी ये एक फ़रीक का साथ देते और दूसरे फ़रीक को कमज़ोर करते, कभी ये उस फ़रीक का साथ देते और इनको कमज़ोर करते। तो इस तरह की पॉलिसी से इन्होंने सब कॉन्टिनेंट के जो उस वक्त के सियासी हालात थे उनसे भरपूर फ़ायदा उठाया और रफ्ता रफ्ता ये तिजारती कोठियों को कलों में तब्दील करते गए, मजबूत होते गए। और फिर एक वो दिन आया जब आफ्टर इंडिपेंडेंस वार पूरे का पूरा सब कॉन्टिनेंट जो है वो एक कॉलोनी बन गया ब्रिटिश एम्पायर की। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम अभी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे। जो हमने बात की है ये सिर्फ पस मंज़र था, बैकग्राउंड था कि वो कौन से हालात थे जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बरसगीर आई। तो जो इम्पोर्टेंट शार्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं चैप्टर नंबर 24 से, हु वाज डुप्लिक्स? डुप्लिक्स कौन था? आप जानते हैं ही वाज अ फ्रेंच गवर्नर इन 1741। ही वाज पोस्टेड एट फ्रेंच स्टेशन एट पौंडीचेरी इन इंडिया। यानी ये एक फ्रेंच गवर्नर था और इसको इंडिया में एक जगह है पौंडीचेरी, वहाँ इसको डेप्यूट किया गया, वहाँ इसको पोस्ट किया गया। और डुप्लेक्स ने क्या किया? उसने इंडियन आर्मी को यूरोपियन स्टाइल में ट्रेन किया अपने मकासद के लिए। और ये भी पूछा जा सकता है आपसे, वेयर वाज द फ्रेंच स्टेशन? पौंडीचेरी। उसके बाद हु वाज रॉबर्ट क्लाइव?
ही वाज द ब्रिटिश आर्मी जनरल। रॉबर्ट क्लाइव जो है बहुत एक इम्पॉर्टेंट नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी को बरसगीर में सब कॉन्टिनेंट में इस्टेब्लिश करने में। विच एरिया वाज कैप्चर्ड अंडर रॉबर्ट क्लाइव? ही कैप्चर्ड अर्काट, कैपिटल ऑफ कर्नाटक। कर्नाटक के कैपिटल अर्काट पे इसने कब्जा किया। हु वाज इन सीक्रेट टच विद रॉबर्ट क्लाइव, व्हाट ही प्रॉमिस्ड। तो ये भी एक बड़ा एक अफसोसनाक पहलू है बरसगीर की तारीख का कि बाज़ क्रूशल टाइम्स पे, ऐसे वक्त में जब ये यूं लगता था कि अंग्रेज़ों के कदम उखड़ सकते हैं बरसगीर से, सब कॉन्टिनेंट से, तो उन्हें कुछ ऐसे लोग मिल गए जिन्होंने अपने सल्तनत के साथ, अपने मुल्क के साथ वफा नहीं की और अंग्रेज़ों के साथ उनके खुफिया ताल्लुकात इस बात का बाइस बने कि अंग्रेज़ों के यहाँ कदम मजबूत हो गए। तो जिस नाम की तरफ इस क्वेश्चन में इशारा किया गया है वो है मीर जाफ़र। मीर जाफ़र वाज इन सीक्रेट टच विद क्लाइव। ही प्रॉमिस्ड टू सपोर्ट द ब्रिटिश इफ़ ही वुड बी द रूलर। तो मीर जाफ़र जो है इसने ये वादा किया रॉबर्ट क्लाइव से कि सिराजुद्दौला के अगेंस्ट जो उसके वार है उसमें वो सिराजुद्दौला का साथ नहीं देगा और अपने सिपाही लेके वो एक तरफ हो गया और कुछ और मदद भी उसने की अंग्रेज़ों की, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला को शिकस्त हुई। फिर बच्चों आपसे ये पूछा जा सकता है हु वाज चंदा साहिब? ही वाज द रूलर ऑफ द स्टेट ऑफ कर्नाटक। हु सपोर्टेड चंदा साहिब? द फ्रेंच सपोर्टेड हिम। फ्रेंच जो है वो सपोर्ट कर रहे थे चंदा साहिब को। व्हाट हैपेंड आफ्टर चंदा साहिब? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए। चंदा साहिब के बाद मोहम्मद अली जो है जिसको ब्रिटिश सपोर्ट कर रहे थे वो कर्नाटक का वो गवर्नर बन गया, रूलर बन गया। गोया फ्रेंच और ब्रिटिश जो हैं इनकी आपस में एक चपकलिश थी। दोनों ये चाह रहे थे कि वो एक दूसरे के कदम सब कॉन्टिनेंट्स में ना जमने दें। बहरहाल ब्रिटिश में कामयाब हुए। वेयर वाज द ब्रिटिश ट्रेडिंग स्टेशन? एट फोर्ट विलियम नाउ कॉल्ड कोलकाता। कलकत्ता जो है, कोलकाता जो है वहाँ फोर्ट विलियम के नाम से वो पहले बिल्डिंग कायम की गई जो ईस्ट इंडिया कंपनी का, अंग्रेज़ों का ट्रेडिंग स्टेशन था, जिसने आने वाले वक्त में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया यहाँ सब कॉन्टिनेंट को ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा बनाने में। इसके बाद कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपसे MCQs के तौर पे पूछे जा सकते हैं, लाइक व्हेन वाज ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश्ड? इट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 31st of December 1600। विच कंट्री और विच एरिया ऑफ द वर्ल्ड वाज फेमस फॉर इट्स स्पाइसेस एंड लग्जरी गुड्स? तो इसका आंसर है सब कॉन्टिनेंट। ब्रिटिश कैप्टन बेस्ट जो है वो हमारे जो कोस्टल एरिया था सब कॉन्टिनेंट का, उसमें कहाँ उसने लैंड किया? तो आंसर इज सूरत, सूरत के मुकाम पे। हु वाज डुप्लेक्स, अ फ्रेंच गवर्नर। और फ्रेंच स्टेशन कौन सा था इंडिया में? पौंडीचेरी। चंदा साहब जो है वो कौन थे? ही वाज द रूलर ऑफ कर्नाटक। ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपसे MCQs में पूछे जा सकते हैं, तो इनको भी आपने नज़र में रखना है। अब चैप्टर नंबर 25 पे आ जाइए। चैप्टर नंबर 25 में जो इम्पोर्टेंट नाम है वो हैदर अली और टीपू सुल्तान का है। इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। हु वाज हैदर अली? हैदर अली वाज अ मुस्लिम आर्मी कमांडर इन द हिंदू स्टेट ऑफ मैसूर। मैसूर की जो स्टेट थी उसमें हैदर अली इनिशियली एक सिपाही के तौर पे उस आर्मी में शामिल हुआ था। एक कैपेबल सोल्जर था, एक कैपेबल इंसान था। तो तरक्की करते हुए ये अल्टीमेटली उनका कमांडर बन गया, आर्मी कमांडर। और आफ्टर द डिमाइज़ ऑफ राजा, जो हिंदू राजा था, उसकी डिमाइज़ के बाद इसने मैसूर की रियासत का इक़्तिदार संभाला। और आपके इंटरेस्ट के लिए
ये कहा जाता है, अब इस पे रिसर्च की ज़रूरत होगी, कि हैदर अली और टीपू सुल्तान, इन लोगों का ताल्लुक़ पंजाब से ही है। वो पंजाब जो पाकिस्तान में शामिल है, ये लोग, इनके एंसिस्टर्स यहाँ से मूव करके वहाँ गए थे, पिंडी भटियाँ के एक इलाके से। बहरहाल जब कभी आपको वक्त मिले इस पर रिसर्च कीजिएगा कि ये बात किस हद तक दुरुस्त है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट वर द क्वालिटीज़ ऑफ हैदर अली एज आ रूलर। हैदर अली सब कॉन्टिनेंट का वो रूलर है जिसने अंग्रेज़ों को शिकस्त दी है, अंग्रेज़ों के कदम नहीं जमने दिए उसने जब तक हैदर अली ज़िंदा रहा। ही वॉज अ ग्रेट जनरल, पहली बात। दूसरी बात, ही वॉज अ वाइज, इफ़ेक्टिव एंड जस्ट रूलर। 3 बेसिक क्वालिटीज़ इसके अंदर मौजूद थी। अक्लमंद था, इसका जो इसका इक़्तिदार था वो मौसर था, इसका रूल, और जस्ट था, इंसाफ पसंद था। ही वॉज लव्ड बाई द मुस्लिम्स एंड द हिंदूज़। ही हेटेड द ब्रिटिश, अंग्रेज़ों से नफरत करता था। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपकी बुक ने शायद कोट नहीं की, वो ये कि हैदर अली का जो इंटेलिजेंस का निज़ाम था, दैट वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और ये आप समझ सकते हैं कि किसी भी रूलर के लिए, किसी भी हुकूमत के लिए, किसी भी सल्तनत के लिए की कामयाबी के लिए बुनियादी बात है, इर्द गिर्द के और अपने अंदरूनी हालात से नज़र रखने के लिए हैदर अली के जो इंटेलिजेंस का निज़ाम था, दैट वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। नेक्स्ट है जी टीपू सुल्तान। अभी आपको इनकी तस्वीरें भी दिखाते हैं, हैदर अली की और टीपू सुल्तान की। तो ये लोगो आप देख रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का, ये हैदर अली है। तो हैदर अली के बाद अब आपको दिखाते हैं जी, ये है टीपू सुल्तान की तस्वीर। तो टीपू सुल्तान के बारे में आपको ये जानना है कि हु वाज टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान वाज हैदर अली सन, रूलर ऑफ मैसूर। और टीपू सुल्तान बजाते खुद भी मैसूर का रूलर बना आफ्टर द डिमाइज ऑफ हैदर अली। ही आल्सो फाट अगेंस्ट द ब्रिटिश लाइक हिज फादर। हैदर अली भी अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ता रहा और टीपू सुल्तान भी लड़ता रहा। वट वर द क्वालिटीज़ ऑफ टीपू सुल्तान एज अ रूलर। ही वॉज अ ब्रिलियंट जनरल, ही वॉज अ डेडिकेटेड मैन। अंग्रेज़ों से इसको भी नफ़रत थी और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ इसने भरपूर और मर्दानावार कोशिश की है, और इसी कोशिश में इसने अपनी जान की कुर्बानी भी दी। और जब तक हैदर अली और उसके बाद टीपू सुल्तान ज़िंदा थे, अंग्रेज़ों के लिए सब कॉन्टिनेंट को कंकर करने का या उसको कैप्चर करने का जो ख्वाब था, वो शर्मिंदा ताबीर होता नज़र नहीं आ रहा था। जब टीपू सुल्तान की लाश मिली है सेरिंगापटम फोर्ट में, तो तब अंग्रेज़ों ने, जो अंग्रेज़ कमांडर था वहाँ, उसने ये नारा लगाया था कि अब सब कॉन्टिनेंट जो है वो शायद हमारा है। इस टाइप के अल्फाज थे उसके। तो व्हाट वर द रीजंस ऑफ फेलियर ऑफ द वार ऑफ इंडिपेंडेंस। अच्छा, ये टीपू सुल्तान के बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट है हमारी स्ट्रगल फॉर फ्रीडम का, 1857 के इंडिपेंडेंस वार, जंग आज़ादी। और इसकी काजिज़ जो हैं उन पे भी आपको पता होगा, डिफरेंट काजिज़ हैं। अनरेस्ट था मुस्लिम्स में, मुस्लिम आर्मी में, और जो हिंदू आर्मी में भी। एक्चुअली हिंदू और मुस्लिम आर्मी को अलग अलग तो नहीं कहना चाहिए। जो मुग़ल्स की जो आर्मी थी वो एक तरफ, और जो ब्रिटिश आर्मी थी उसमें मुकामी लोग भी सर्व कर रहे थे, हिंदू भी सर्व कर रहे थे, मुस्लिम्स भी सर्व कर रहे थे। तो ये एक अफवाह थी कि एक ख़ास किस्म की जो कारतूस है उस पर गाय की और सूअर की चर्बी लगी हुई है, और उस कारतूस को दांतों से काटना पड़ता था, उसके बाद उसको चलाया जाता था। इस वजह से एक अनरेस्ट फैल गई फ़ौज के सिपाहियों के दरमियान। मुस्लिम जो सिपाही थे उनके दरमियान सूअर की चर्बी की वजह से, और जो हिंदू सिपाही थे उनमें जो ये अनरेस्ट फैली, जो बेचैनी थी, वो थी गाय की चर्बी की वजह से। तो और ये भी बात ज़हन में रखनी चाहिए कि अंग्रेज़ों को पसंद नहीं किया जा रहा था एज आ फॉरेन रूलर। तो आहिस्ता आहिस्ता हल्की फुल्की चिंगारियाँ फूटती गईं। रिज़ल्ट ये निकला कि बाकायदा तौर पे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो है वो एक
जंग लड़ी गई जिसको जंग आज़ादी का नाम दिया गया। और उसमें चूँकि अंग्रेज़ जो हैं उनको टेक्नोलॉजी का एज था, उनकी ज़्यादा ट्रेंड आर्मी थी, ज़्यादा बेहतर अंदाज में उन्होंने वो जंग लड़ी, जीत गए। और उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि मुग़लों का इक़्तिदार जो लाल किले तक महदूद होकर रह गया था वहाँ से भी ख़त्म हो गया। बहादुर शाह ज़फ़र को बर्मा गिला वतन कर दिया गया और मुग़लिया सल्तनत ख़त्म हो गई। और उसके बाद कुछ अर्सा बाद सब कॉन्टिनेंट को डायरेक्ट ताज बरतानिया के मातहत कर दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म कर दी गई। इंडिपेंडेंस वार की काजिज़ भी इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको ये पता हो कि फेलियर की रीज़न क्या थी, क्यों फेल हुए। फेलियर की रीज़न्स ये थी, नंबर 1 एब्सेंस ऑफ लीडरशिप। कोई कैपेबल लीडर मौजूद नहीं था उस वक्त सब कॉन्टिनेंट में जो लोगों को अगेंस्ट द ब्रिटिश इकट्ठा कर सकता, लीड कर सकता। ना मुस्लिम्स में था ना हिंदूस में था। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन नहीं थी, स्कैटर्ड अपराइजिंग थी। किसी एक जगह एक ग्रुप ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आलम बगावत बुलंद कर दिया, किसी और जगह चंद और लोग जो हैं वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आज़ादी का ऐलान करके उठ खड़े हुए। तो कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं थी। लैक ऑफ यूनिटी कह लीजिए, लोगों के सब कॉन्टिनेंट के लोगों के अंदर इत्तेफाक की कमी थी। लैक ऑफ डिसिप्लिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डिसिप्लिन नहीं था। जब लोग कुछ इकट्ठे भी हुए हैं, जब लाल किले का मुहासरा हुआ है, जब वहाँ जब जंग हुई है, तो उस वक्त भी डिसिप्लिन नहीं था। मोर ओवर द रेशो बिटवीन द ब्रिटिश एंड फ्रीडम फाइटर्स वाज 6:1, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर था। इंडियन सोल्जर्स इन द ब्रिटिश आर्मी वर वेल पेड कंपेयर टू द सोल्जर्स ऑफ द इंडियन रूलर्स, सो दे वर नॉट रेडी टू ज्वाइन द अपराइजिंग फॉर एन अनसर्टन फ्यूचर। जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे, यानी वो लोकल लोग जो ब्रिटिश आर्मी को सर्व कर रहे थे, दे वर वेल पेड। उसके मुकाबले पे उन्हीं के भाई जो इंडियन रूलर्स, जो डिफरेंट इंडियन रूलर्स थे, क्योंकि उस वक्त पूरे सब कॉन्टिनेंट पे मुग़ल एम्पायर नहीं रही थी, बल्कि मुग़ल एम्पायर तो सिमटते सिमटते दिल्ली तक और फिर उससे भी सिमट के सिर्फ लाल किले तक महदूद रह गई थी। तो जो भी छोटे मोटे रूलर्स थे वो लोग उस अंदाज में मरात नहीं दे सकते थे अपने सोल्जर्स को, लिहाजा इस वजह से भी एक स्टेट ऑफ अनरेस्ट में पाई जा रही थी। तो ये चंद एक रीज़न्स हैं फेलियर ऑफ द इंडिपेंडेंस वार के। इसको बच्चों आप लोगों ने अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। काजिज़ भी ज़रूर इसके प्रिपेयर कीजिएगा। एक जनरल अनरेस्ट थी लोगों में अगेंस्ट द ब्रिटिश एज फॉरेन रूलर्स। नंबर 2 वो जो बात है कारतूस वाली। और इसके बाद रिज़ल्ट्स क्या थे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे इंडिपेंडेंस वार के। सब कॉन्टिनेंट के बड़े एरिया पे तो ब्रिटिश ऑलरेडी काबिज़ हो चुके थे, लेकिन एक भरम कायम था मुग़ल एम्पायर का, भले वो लाल किले के अंदर तक ही था। यानी जो मुग़ल एम्पायर थी वो सिमटते सिमटते एक वक्त में तो आपने देखा कि जहांगीर के दौर में एक तरफ काबल और इधर पूरा होल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट जो है वाज अंडर देयर रूल। लेकिन बहादुर शाह ज़फ़र के ज़माने में एक वो वक्त था जब मुग़ल एम्पायर सिर्फ लाल किले की बाउंड्री के अंदर तक महदूद थी। बहादुर शाह ज़फ़र का हुक्म सिर्फ लाल किले तक चलता था, लेकिन एक नाम मौजूद था, एक याद बाकी थी। इंडिपेंडेंस वार ने वो याद भी ख़त्म कर दी और इसके बाद फिर अंग्रेज़ों ने पूरे सब कॉन्टिनेंट को ऑफिशियली, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने अपनी कॉलोनी डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 26, द ब्रिटिश पावर। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको याद रखनी है। राइट द ब्रिटिश रिफॉर्म्स, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कस्टम्स इन द सब कॉन्टिनेंट। अंग्रेज़ों ने बरसगीर में मजहबी आज़ादी दी। हर कौम को ये आज़ादी थी कि वो अपने अपने कस्टम्स के मुताबिक अपने रसूम व रिवाज पर अमल कर सके। टैक्स सिस्टम वाज चेंज्ड, जो टैक्सों का निज़ाम मुग़ल एम्पायर का था उसको चेंज किया गया। डेवलपमेंट प्रोग्राम्स वर रिवाइज्ड, तरक्याती प्रोग्राम की नज़रसानी की गई। टेलीग्राफ एंड रेलवे लाइंस वर बिल्ट इन द सब कॉन्टिनेंट।
इससे पहले सब कॉन्टिनेंट में टेलीग्राफ का, तार का महकमा नहीं था और रेलवे का निज़ाम नहीं था। जो रेलवे लाइन है आज भी, जो हमारे यहाँ रेलवे लाइन जो हैं वो तकरीबन उसी ज़माने की हैं। ऑफिशियल पोस्ट वर ओपन टू ऑल ऑफ द पीपल इन द सब कॉन्टिनेंट, और सब कॉन्टिनेंट के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों के दरवाजे खुले एक हद तक। तो ये कुछ रिफॉर्म्स थी जो ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस करवाई। चंद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इन 3-4 चैप्टर्स के, वो भी मैं आपके गोशगुजार कर देता हूँ। लाइक व्हेन वाज द वार ऑफ इंडिपेंडेंस फॉट? इट वाज फॉट इन 1857 AD। हु वाज नेपोलियन? नेपोलियन वाज अ फ्रेंच रूलर, ये भी याद रखिएगा। और ये आगे व्हाट वाज द मेन काजेज ऑफ द वार ऑफ द इंडिपेंडेंस, जो मैं कह रहा था कि इम्पॉर्टेंट है। तो ये काजेज कौन कौन से हैं ये मैं पढ़ता हूँ। दिस वार वाज फॉट बाय द पीपल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो अनरेस्ट था, लोग पसंद नहीं करते थे अंग्रेज़ों को, इसलिए। द मेन काज ऑफ द वार वाज ग्रीजिंग ऑफ द बुलेट्स इशू विच मेड हिंदूज़ एंड द मुस्लिम्स एंग्री विद द ब्रिटिश। इस पर हमने पहले बात कर ली। दीज ग्रीज्ड बुलेट्स वर मेड ऑफ काउज एंड पिग्स। Cow was sacred for the Hindus and pigs were unclean to Muslims. As these bullets were held in mouth, that was why both Hindus and Muslims got angry. तो इन काजेज़ को हमने इससे पहले भी डिस्कस किया, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर हाईलाइट कर लीजिएगा। व्हाट वर द रीजंस ऑफ द फेलियर, ये हमने पहले बात कर ली अभी। तो इसके अलावा देखता हूँ मैं कुछ और क्वेश्चंस अगर मिल जाएं। जी बच्चों, ये देखिए कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। व्हाट वर द क्वालिटीज ऑफ टीपू सुल्तान एज अ रूलर? ही वॉज अ ब्रिलियंट जनरल, ही वॉज अ डेडिकेटेड मैन। व्हाट वाज टीपू सुल्तान मेन एम ऑफ लाइफ? टू फ्री द सब कॉन्टिनेंट फ्राम द ब्रिटिश, और जो भी दीगर फोर्सेस थी। विच ट्रीटी वॉज साइंड बाई टीपू सुल्तान? He signed the Treaty of Mangalore with the British in 1784 AD. याद रखिएगा, MCQs में आपसे पूछा जा सकता है। When was the Third Mysore War fought? In 1790-92। ये भी याद रखिएगा, ये डेट्स पूछी जा सकती हैं हिस्ट्री में। Who used rockets for the first time in warfare? सब कॉन्टिनेंट हिस्ट्री में रॉकेट्स जो हैं वो फर्स्ट टाइम टीपू सुल्तान ने इस्तेमाल किए, और 5000 रॉकेट्स जो हैं वो यूज़ हुए, वो फायर किए गए। आर्टिलरी जो है, यानी जो तोपखाना जो है, उसको सबसे पहले बाबर ने सब कॉन्टिनेंट में इस्तेमाल किया। तो ये चीज़ें बच्चों आप लोगों ने याद रखनी हैं, और ये आपके हिस्ट्री के चैप्टर्स जहाँ ओवर हो जाते हैं, इनकी अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिए। कोई बात पूछना चाह रहे होंगे तो पूछ लीजिएगा। और यहाँ मैं ये ज़िक्र करना ज़रूरी समझता हूँ कि इस सिलसिले में ख़ास तौर पे मैं इन पर्सन बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपने कुलीग और अपने दोस्त सर रियाज़ बलोच का, जिन्होंने बहुत फेवर की है। सोशल स्टडीज़ के बारे में मुझे कुछ उन्होंने मटेरियल भी प्रोवाइड किया, जिसकी मदद से मैं अभी आपके सामने जो है वो ये चीज़ें पेश कर सका हूँ, और उनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है सोशल स्टडीज़ को पढ़ाने का। तो जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं कि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये तो मैं आपको खुद कह रहा हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन रियासा भी कह रहे हैं कि ये इम्पॉर्टेंट हैं। इसलिए इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिए। अल्लाह करे कि आपका सोशल स्टडीज़ का पेपर बहुत अच्छा हो।